मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम संस्कृत भाषा का जो अंतिम कार्य है, इस हमारे रीट के जिस पाठ्यक्रम का जो अंतिम कार्य वह है मूल्यांकन है। मूल्य का अंकन करना। मूल्य का मतलब अब तक हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ये सब अब हमें जांचना, परखना है। आज हम यूँ समझिए शिक्षण विधियों का भाग समझिए, यूँ समझिए संपूर्ण कोर्स का भाग समझिए, जिसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? मूल्यांकन है। क्या नाम है? मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन की बात करूं मैं सामान्य, तो मूल्यांकन होता क्या है? मूल्य का अंकन करना कि हमने कितना अर्जित किया है, यह सब जांच करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो होता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के अलग अलग प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो रिट के पाठ्यक्रम में संस्कृत में है, यूँ समझिए भाषा के शिक्षण कौशलों में या शिक्षण विधियों में या मूल्यांकन में एक अलग से ये बिंदु दिया है मूल्यांकन, और मूल्यांकन के साथ में दिया है निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन। निदान का मतलब होता है जानना, और जानने के बाद उसका उपचार करना। मूल्यांकन में जो कमियां रहती है, उन कमियों का निवारण करने के लिए उसका क्या किया जाता है? ढूंढने के लिए निदान किया जाता है, और जब निदान का पता लग जाता है तो उसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता लगता है डॉक्टर को कि इसके ये बीमारी है, तो फिर उसका उपचार स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। तो आज हम मूल्य का अंकन करेंगे और उसके बाद में उसका निदान करेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। और इसी के साथ संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसी को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। देखिए, प्रारंभ करते हैं। नाम है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। इसके परिचय की बात करें तो मूल्यांकन के परिचय की, सामान्य परिचय की बात करें तो मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। क्या होता है? मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन शब्द की बात करें तो मूल्यांकन शब्द का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना या मूल्य का निश्चयीकरण करना कि मूल्य कितना है। यानी मूल्य का मतलब यहाँ यह जांचना, परखना है कि कितना व्यक्ति को ज्ञानात्मक या अवबोधात्मक, जो कौशलात्मक ज्ञान की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। तो मूल्यांकन शब्द की बात करूं तो मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका नाम है मूल्य का अंकन करना। क्या नाम है? मूल्य का अंकन करना या मूल्य का निश्चयीकरण करना। निश्चय का मतलब होता है निश्चित करना, कि मूल्य का अंकन करना या मूल्य का क्या करना? निश्चित करना। बालकों के ज्ञानात्मक ज्ञान के लिए, अवबोध के लिए और कौशलों के लिए। यानी बालक के ज्ञानात्मक, ज्ञानात् का मतलब ज्ञान के लिए, अवबोधात्मक, कौशलात्मक यानी मौखिक व लिखित या रुच्यात्मक, रुचि उत्पादक कह सकते हैं इसको, रुचि का उत्पन्न करने के लिए, रुचि के प्रति रुच्यात्मक, अभिवर्त्यात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरित, संवेगात्मक, शारीरिक विकास आदि क्षेत्रों को परखने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। देखिए, मूल्यांकन क्या है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन करना, जिसको हम मूल्य को निश्चयीकरण भी कहते हैं। बालकों के ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, कौशल का मतलब होता है मौखिक व लिखित, यहाँ मौखिक व लिखित की बात होगी। रुच्यात्मक, अभिवर्त्यात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरित, संवेगात्मक, शारीरिक विकास आदि क्षेत्रों को परखने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया ही क्या है? मूल्यांकन है। क्योंकि मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। इस मूल्यांकन का कोई ना कोई क्या होता है? उद्देश्य होता है। और यह मूल्यांकन किससे आधारित होता है? उद्देश्य से आधारित होता है, जिसका प्रत्येक बिंदु किसी न किसी उद्देश्य की जांच अवश्य करता है। क्या करता है? जांच अवश्य करता है। किसकी? उद्देश्यों की जांच करता है। और उद्देश्य क्या होता है? कि उद्देश्य का मतलब होता है किसको कितना प्राप्त हुआ, अर्जित हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्जित हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कक्षा में
जैसे पाठ का कार्य पूर्ण होता है तो अध्यापक क्या करता है, उसका मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की यह जांच करता है कि इसने इस पाठ में कितना ज्ञान अर्जित किया या नहीं किया। तो उसके लिए वह क्या करता है, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछता है। प्रत्येक पुस्तक के अंत में मूल्यांकन संबंधी यानी उसकी जांच परख करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, यानी उद्देश्य की बात करें तो मूल्यांकन जो भी होता है वह है मूल्यांकन उद्देश्य से आधारित होता है, जिसका प्रत्येक बिंदु किसी न किसी उद्देश्य की जांच अवश्य करता है। क्या करता है, जांच अवश्य करता है। देखिए बात करें अब मूल्यांकन के परिभाषाओं की, तो मूल्यांकन के लिए एक विद्वान है जिन्होंने कहा, सीपी रोस ने कहा है, सीपी रोस नामक विद्वान ने कहा है, क्या कहा है, विद्वान का नाम क्या है, सीपी रोस। और सीपी रोस ने कहा है कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। वही बात है, जो मूल्यांकन का जो प्रयोग होता है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, कि उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है कैसा रहा, उस व्यक्तित्व की जांच करने के लिए तथा शिक्षा की समुचित स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है कि शिक्षा कितनी अर्जित हुई नहीं हुई। तो शिक्षा की जो स्थिति होती है उस स्थिति का जांच करने के लिए, स्थिति की जांच के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात मूल्यांकन जो होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व की तथा उसके शैक्षिक प्रक्रिया की जांच करने के लिए किया जाता है। ये बात कहने वाले विद्वान कौन है, सीपी रोस। अच्छा देखिए, मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। मित्रों ध्यान देना, मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन होता क्या है इसको थोड़ा समझिए, और क्या प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन की बात करूं तो मूल्यांकन वह पद्धति है, कैसी पद्धति है, वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य ध्येय लक्ष्य जिसे कह सकते हैं, ध्येय का मतलब भी लक्ष्य ही होता है, कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। क्या की जाती है, उद्देश्य तथा मूल्यों के मध्य तुलना की जाती है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित, पहले से ही निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार क्या करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं या क्रिया करते हैं। ऐसी क्रियाएं करते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया है जब उस क्रिया के करने के लिए लक्ष्य जो भी होता है, जो उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या है, मूल्यांकन। ये बात कहने वाले कौन है, जेरोली मेक। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जेरोली मेक विद्वान ने कहा है कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। इसमें शिक्षण के मूल्य तथा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनके मध्य क्या की जाती है, तुलना की जाती है कि कौन सा उद्देश्य उसका सफल हुआ, उद्देश्य तक पहुंच हुई कि नहीं, उद्देश्य को प्राप्त कर सका कि नहीं कर सका, अर्थात इन चीजों के बारे में तुलना की जाती है। देखिए अब यहां देखना मूल्यांकन का क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है एवं उसका क्यों आवश्यकता है, इनकी भी हम चर्चा करते हैं। मूल्यांकन का महत्व, उसकी उपयोगिता या आवश्यकता। मूल्यांकन की महत्व की बात करें तो देखिए सबसे पहले बालक की कमियों का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करता है। जो मूल्यांकन का काम है ना, वह क्या करता है, जो बालक होता है, जो छात्र होता है जिसने मतलब पाठ पढ़ा है, जो कार्य किया है, उस कार्य के अंत में अध्यापक क्या करता है, मूल्यांकन के द्वारा छात्र की कमियों का क्या लगाता है, पता लगाता है। तो मूल्यांकन क्या करता है, बालक की कमियों का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण में सहायता देता है।
अब जब बालक की कमियों का पता लगता है तो पता लगता है तो उसका निदान किया जाता है, कमियों को देखा जाता है कि क्या क्या कमियां रही, और उन कमियों का पता लगाने के बाद उसका क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक का मतलब यहाँ उपचार किया जाता है। उपचार का मतलब यहाँ दवाई नहीं दी जाती है, उपचार का मतलब यहाँ यह है कि जिस क्षेत्र में उस छात्र की कमी है उस क्षेत्र में छात्र को अभिप्रेरित किया जाता है। उसकी कमियों को दूर करने के लिए अध्यापक अपने ऐसे शिक्षण कार्य में ऐसी व्यवस्था करता है कि उसकी जो कमियां थी उनको अब क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो यहां क्या करता है, बालक की कमियों का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण में सहायता। छात्र की उपलब्धि परीक्षण व्यक्तिगत अवधान देने में सहायक। छात्र की जो उपलब्धि परीक्षण है, छात्र का जो उपलब्धि का जो स्तर है कि उसने कितना प्राप्त किया है, छात्र की जो उपलब्धि का जो परीक्षण है व्यक्तिगत अवधान देने में सहायक। यह किस में सहायक होता है, व्यक्तिगत अवधान देने में भी सहायक होता है। छात्र की उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है जिससे व्यक्तिगत अवधान देने में सहायक होता है। छात्र के रिकॉर्ड, छात्र की प्रगति, पाठ्यक्रम सुधार में सहायक। ये जो छात्र होता है उस छात्र का जो रिकॉर्ड देखा जाता है, छात्र की प्रगति कैसी है, पाठ्यक्रम सुधार में कितनी सहायक है, छात्र विषय में भविष्यवाणी करने व शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। जो मूल्यांकन होता है वह छात्र के विषय में भविष्यवाणी करने तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। छात्रों हेतु प्रेरक का कार्य करना शिक्षण विधियों के सुधार में सहायक। जो मूल्यांकन होता है वो क्या करता है कि छात्र हेतु प्रेरक का कार्य करता है, मोटिवेट का कार्य करता है। मोटिवेट का इसलिए कार्य करता है कि जब उसमें जो कमियां रह जाती है तो उसका कमियों का पता लगता है जांच के माध्यम से। जब उसका उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है तो फिर उसकी कमियों का निवारण होता है। निवारण होता है तो छात्र क्या करता है, फिर वापस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। जब कार्य को करता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। शिक्षण विधियों के सुधार में सहायक। और जब छात्र में कमी रहती है, वो मूल्यांकन के माध्यम से उसके उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो अध्यापक क्या करता है, अपने जो शिक्षण व्यवस्था के लिए जो जिन विधियों का प्रयोग करता है, जिन विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उन शिक्षण विधियों के माध्यम से क्या क्या यहाँ क्या होता है, उनमें सुधार होता है। उनमें सुधार करके अध्यापक क्या करता है, अध्यापन का कार्य करवाता है जो भी छात्र के लिए बहुत सहायक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मूल्यांकन का महत्व, उपयोगिता एवं आवश्यकता। बालक की कमियों का पता लगा करके उपचारात्मक शिक्षण में सहायता देता है। मूल्यांकन बालक की कमियों का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण में सहायता देता है। मूल्यांकन छात्र की उपलब्धि परीक्षण व्यक्तिगत अवधान देने में सहायता करता है, यानी कि उसकी उपलब्धि को परीक्षण करता है और व्यक्तिगत अवधान देने में भी सहायता करता है। छात्र की रिकॉर्ड, छात्र की प्रगति, पाठ्यक्रम सुधार में भी सहायक है। मूल्यांकन छात्र के रिकॉर्ड में, छात्र की प्रगति, पाठ्यक्रम सुधार में भी क्या है, सहायक है। छात्र विषय में भविष्यवाणी करने व शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायक है। विषय से संबंधित भविष्यवाणी करने में मूल्यांकन के माध्यम से जांच हो जाती है कि छात्र कैसा है, तो उसके आधार पर अध्यापक आदि क्या करते हैं, उसके भविष्यवाणी करते हैं और उसका जो शैक्षिक या शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में वह कितना सहायता करने का कार्य करता है। मूल्यांकन की फिर बात करें तो छात्रों हेतु प्रेरक का कार्य करना शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों के व्यवस्था में शिक्षण विधियों में सुधार करने में सहायक है। यानी मूल्यांकन के द्वारा, यूँ समझिए सबका मतलब एक ही है कि मूल्यांकन के द्वारा छात्र की जो कमियां रह जाती है उन कमियों को यानी अभिप्रेरणा के माध्यम से मूल्यांकन के द्वारा उनमें अभिप्रेरणा मिलती है और अभिप्रेरणा के द्वारा छात्र क्या होता है, अभिप्रेरित होकर के अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने तक पहुंच जाता है। जो कमियां होती हैं उनको उपचार किया जाता है। उपचार के द्वारा शिक्षण विधियों में अन्य विधियों का सहारा लेकर के छात्र की लक्ष्यों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। अब हम चलते हैं प्रभावी मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, प्रभावी मूल्यांकन कौन सा होता है, उसमें किस प्रकार की प्रभावीता को बनाए रखना चाहिए, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रभावी मूल्यांकन की विशेषताएं, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है।
इस मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो विशिष्ट और एक होता है सामान्य। विशिष्ट की बात करूं तो तकनीकी पक्ष से संबंधित विशेषताएं होती है, टेक्निकल होता है। यहाँ जो व्यक्ति का जो विशेषताएं होती है वो टेक्निकल होती है, यानी टेक्निक का मतलब होता है विशिष्ट या तकनीकी पक्ष से संबंधित विशेषताएं। दूसरी है सामान्य या व्यवहारिक पक्ष से संबंधित विशेषताएं। विशेषताएं कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। यानी प्रभावी मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें तो प्रभावी मूल्यांकन की विशेषताएं 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है विशिष्ट और एक होती है सामान्य। कौन कौन सी? एक तो होती है विशिष्ट और एक होती है कौन सी? सामान्य। विशिष्ट को कहते हैं तकनीकी पक्ष से संबंधित विशेषताएं। विशिष्ट का मतलब होता है तकनीकी पक्ष से संबंधित विशेषताएं और सामान्य या व्यावहारिक पक्ष से संबंधित विशेषताएं। अब हम बात कर रहे हैं पहली की, जिसका नाम है विशिष्ट पक्ष से संबंधित विशेषताएं। प्रभावी मूल्यांकन की जो विशेषताएं होती है उन प्रभावी मूल्यांकन विशेषताओं की बात करें तो एक है जिसका नाम है विशिष्ट पक्ष से संबंधित विशेषताएं। विशिष्ट पक्ष की बात करें तो विशिष्ट पक्ष में देखो क्या क्या होता है, एक तो होता है वैधता। पहली है कौन सी? वैधता। वैध होना चाहिए, यानी विशिष्ट पक्ष से संबंधित बात करें तो पहला कौन सा है? वैध। वैध का मतलब होता है जिस विषय वस्तु गुण या योग्यता का मूल्यांकन किया जाना है परीक्षण उससे ही संबंधित होना चाहिए, इसे ही वैधता कहते हैं। वैध का मतलब होता है यहाँ कि यह वैध है या नहीं है, तो वैध का मतलब होता है यहाँ उसकी जांच करना। वैध का मतलब होता है यहाँ वैधता कि जो परीक्षण किया जाने वाला है वह परीक्षण उसी से संबंधित होना चाहिए। तो जिस विषय वस्तु गुण या योग्यता का मूल्यांकन किया जाना है परीक्षण उससे ही संबंधित होना चाहिए। परीक्षण अन्य नहीं कि परीक्षण कौन सा कर रहे हैं और जांच क्या कर रहे हैं, कि जो मूल्यांकन जिसकी योग्यता का जांच होनी है, जिस विषय की जांच होनी है तो परीक्षण भी उसके अनुकूल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि वैधता होगी तभी तो उसमें विश्वास होगा। ठीक है, तो दूसरा है पॉइंट जिसका नाम है विश्वसनीयता। क्या है भाई? विश्वसनीयता, कि बार बार प्रयोग में लाए जाने पर भी समान परिणामों की प्राप्ति विश्वसनीयता कहलाती है। अब क्या होता है, जैसे छात्र की मूल्यांकन का कार्य करवाया जा रहा है तो विशिष्ट पक्ष से संबंधित विशेषताओं की बात करें तो जैसे मान लो वैध होना चाहिए, एक तो यहाँ गुण योग्यता का जो मूल्यांकन किया जाना है परीक्षण उससे संबंधित होगा। दूसरी विश्वसनीयता। अब छात्र का क्या किया जा रहा है कि एक बार परीक्षा ली छात्र की और जब उसके एक बार में अच्छे अंक आ गए, दोबारा ली, 2 बार में उसके अंक अच्छे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब विश्वसनीय नहीं रहा, परिणाम कैसा नहीं है? विश्वसनीय। विश्वसनीयता की जांच करने के लिए क्या करता है अध्यापक? बार बार उसका क्या करता है? मूल्यांकन करता है। अनेक बार जब मूल्यांकन करता है फिर भी उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता, बार बार में उसका परिणाम एक जैसा ही होता है, तो वह मूल्यांकन कौन सा होता है? विश्वसनीय होता है। कौन सा होता है भाई? विश्वसनीय होता है। यानी बार बार प्रयोग में लाए जाने पर भी समान परिणामों की क्या होती है? प्राप्ति हो, तो वह क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। अनेक बार, कितनी बार व्यक्ति का क्या लो, मूल्यांकन करो, लेकिन उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात उसके जो प्रतिशतांक है उनकी बात करें तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब विश्वसनीयता है कि उसका मूल्यांकन में क्या हो गई? विश्वसनीयता। एक होती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता की बात करें, वस्तुनिष्ठता की बात करें तो विषय वस्तु पर आधारित और उत्तर की सुनिश्चितता को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। एक तो वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो प्रश्न का जो प्रकार होता है ना, वस्तुनिष्ठ होता है। तो यहां पर जो प्रश्न का जो प्रकार होता है वह विषय वस्तु पर आधारित हो एक तो, और उत्तर की सुनिश्चितता को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अब इसमें उत्तर की जो सुनिश्चितता क्या होती है? स्पष्ट होती है। वस्तुनिष्ठ जो प्रकार होता है परीक्षा का, उस प्रकार की बात करें तो यहां पर विषय वस्तु पर आधारित होता है और उत्तर की जो सुनिश्चितता है वो भी क्या होती है? वस्तुनिष्ठ स्पष्ट होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अर्थात विषय वस्तु पर आधारित और उत्तर की सुनिश्चितता को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता। प्रभावी मूल्यांकन की बात करें तो प्रभावी मूल्यांकन एक तो वैधता, वैधता के बाद विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता क्या होती है?
वस्तुनिष्ठता और एक होती है व्यापकता। क्या होती है भाई? व्यापकता। देखिए मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। व्यापक का मतलब ऐसे नहीं एक क्षेत्र में आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। जब व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाए तो उसका जो परीक्षण किया जाए तो परीक्षण में पाठ्य विषय वस्तु है, तो पाठ्य विषय वस्तु में ऐसे नहीं एक ही पक्ष से संबंधित मूल्यांकन हो रहा हो, नहीं, उसका मूल्यांकन सभी पक्षों से सम्मिलित किया जाना चाहिए। कि परीक्षण का जो कार्य होता है, परीक्षण पाठ्य विषय वस्तु के सभी पक्षों को सम्मिलित किए हुए होना चाहिए। व्यापक मतलब जो मूल्यांकन का जो टाइप्स है, जो प्रकार है, वह अनेक प्रकार से होना चाहिए। सभी पक्षों का किया जाना चाहिए, एक पक्ष का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। अगर मान लो उसका एक पक्ष मजबूत है, अगर उसी का मूल्यांकन किया जा रहा है तो फिर क्या होगा? विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसलिए विश्वसनीयता नहीं, व्यक्ति के पाठ्य विषय वस्तु के सभी पक्षों का क्या किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यापकता। अब हम बात करें विभेदनशीलता। विभेदनशीलता, अब यहां विभेदन का मतलब अंतर होता है। विभेदन का मतलब क्या होता है? अंतर करना। तो अंतर किन में करेंगे? उच्च बुद्धि वाले बालकों में और निम्न बुद्धि वाले बालकों के मध्य क्या किया जाना चाहिए? अंतर किया जाना चाहिए, और उस अंतर के आधार पर उनका क्या किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करूं तो 5वां कौन सा है? विभेदनशीलता। क्या नाम है भाई? विभेदनशीलता। विभेदन का मतलब होता है अंतर करना। विभेदन का मतलब क्या होता है? अंतर करना। और अंतर किन में किया जाता है? दो प्रकार के लोगों में, टू टाइप पर्सन, जो दो प्रकार के लोग होते हैं उनमें क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। तो यहाँ अंतर जो किया जाएगा किन किन में किया जाएगा? एक तो निम्न बुद्धि वाले बालकों में और एक उच्च बुद्धि वाले बालकों में। तो उच्च उपलब्धि स्तर एवं निम्न उपलब्धि स्तर के बालकों के मध्य अंतर करने की क्षमता को विभेदनशीलता कहते हैं। वही बात आ गई। देखिए उच्च उपलब्धि स्तर वाले बालक, एक तो उच्च बुद्धि जिनके IQ अच्छा है, एक निम्न उपलब्धि यानी जिनका IQ निम्न है, बालकों के मध्य अंतर करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विभेदनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदनशीलता। इनको क्या करना होता है? अंतर होता है। एक है जिसका नाम है उपयोगिता। क्या नाम है भाई? उपयोगिता। मूल्यांकन प्रपत्र को छात्र बिना किसी अन्य की सहायता से ठीक तरह से समझ सके उपयोगी है कि नहीं है। उपयोगी यानी उपयोगिता को जांचने के लिए अब यहाँ क्या करते हैं? अध्यापक जो मूल्यांकन पत्र छात्र को देता है तो छात्र बिना किसी अन्य की सहायता से ठीक तरह से समझ सकता है, तो इसका मतलब वह उसके लिए उपयोगी है, अन्यथा उपयोगी नहीं है। यानी जो मूल्यांकन का जो प्रपत्र होता है उस मूल्यांकन के प्रपत्र को छात्र बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से समझ ले तो वह उपयोगी है, अन्यथा उपयोगी नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन प्रपत्र को छात्र बिना किसी अन्य की सहायता से ठीक तरह से समझ सके तो वह क्या होता है? उपयोगिता होती है। एक होता है प्रमाणीकरण। क्या होता है भाई? प्रमाणीकरण। बात करें किसकी? प्रमाणीकरण की। अब यहां क्या करता है? उसका जो परीक्षण होता है तो वहां जो परीक्षण होता है उसको विश्वसनीयता या विश्वसनीय बनाने के लिए यानी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी परीक्षण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके, यानी किसी भी परीक्षण में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके उस परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता को ज्ञात करना प्रमाणीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाणीकरण कहलाता है। प्रमाणीकरण क्या होता है? कि किसी भी परीक्षण में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके, सांख्यिकी मतलब संख्याओं की विधियों का उपयोग करके उस परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता को ज्ञात करना प्रमाणीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाणीकरण कहलाता है। प्रमाणीकरण की बात करें तो प्रमाणीकरण का मतलब ये हुआ कि उसमें अनेक सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके उसको प्रमाण करना, वैधता और विश्वसनीयता को ज्ञात करना, वही क्या होता है? प्रमाणीकरण होता है। एक बार फिर से रिपीट करें। यहाँ विशिष्टताओं की बात करें तो पहली विशेषता जिसका नाम है वैधता। वैधता क्या नाम है? वैधता। दूसरा है विश्वसनीयता जिसका नाम है वस्तुनिष्ठता। एक है व्यापकता, एक है विभेदनशीलता, एक है उपयोगिता और एक है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण की बात करो तो किसी भी परीक्षण में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके उस परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता को ज्ञात करना प्रमाणीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाणीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यवहारिक विशेषताओं की।
पहले बात कर रहे थे हम विशिष्ट विशेषताओं की, अब हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक विशेषताओं की। विशेषताएं कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। पहली प्रकार कौन सा था? विशिष्ट विशेषताएं। अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट, और दूसरे की बात कर रहे हैं जिसका नाम है व्यवहारिक। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? व्यवहारिक विशेषताएं। ऐसा परीक्षण जिसका अंकन सरलता से किया जा सकता हो। ऐसा परीक्षण जिसका अंकन सरलता से किया जा सकता हो, अंकों का विभाजन एवं अंकों का योग सरलता से किया जाता हो, वह परीक्षण अच्छा माना जाता है। व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो देखो, ऐसा कोई परीक्षण जिसका अंकन सरलता से किया जाता हो, यानी उसका अंकन कैसे किया जा सकता हो? सरलता से किया जा सकता हो, या अंकों का विभाजन एवं अंकों का योग सरलता से किया जाए। ऐसे नहीं कि सरलता से नहीं, कठिनता से हो रहा है जो कार्य। यहाँ कार्य की बात हो रही है, कार्य कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। तो यह जो कार्य का जो प्रकार है वह कैसा होना चाहिए? सरल। यानी ऐसा परीक्षण जिसका अंकन सरलता से किया जा सकता हो, अंकों का विभाजन एवं अंकों का योग सरलता से किया जाता हो, वह परीक्षण अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। कौन सा परीक्षण अच्छा माना जाता है? कि जिसके द्वारा अंकों का विभाजन एवं अंकों का योग सरलता से होता हो। दूसरे की बात करें स्पष्टता। तो स्पष्टता। अब यहां जो परीक्षण होता है वह कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात जिसमें भाषा की स्पष्टता हो। भाषा कैसी हो? स्पष्ट हो। भाषा की स्पष्टता हो, निर्देशों की स्पष्टता एवं उद्देश्यों की स्पष्टता हो, वह अच्छा परीक्षण माना जाता है। अच्छा परीक्षण कौन सा होता है? जिसमें भाषा की स्पष्टता हो, भाषा क्या हो? स्पष्ट हो, निर्देशों की स्पष्टता एवं उद्देश्यों की स्पष्टता होती है, वही अच्छा परीक्षण माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा परीक्षण माना जाता है। कौन सा? स्पष्टता। स्पष्ट कौन सा बनेगा? कि जहां निर्देशों की स्पष्टता हो, उद्देश्यों की स्पष्टता हो एवं अच्छा परीक्षण वही माना जाता है जिनमें सब कुछ स्पष्ट होता है। एक होता है परीक्षण की सार्थकता। जो परीक्षण का कार्य करवाया जाता है वह कितना सार्थक रहा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी मूल्यांकन के सभी प्रकार के प्रश्न, सभी स्तर के प्रश्नों का परीक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं एक ही प्रकार के वन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का क्या किया जाना चाहिए? परीक्षण किया जाना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जब प्रश्न छात्रों को दिए जाएंगे तो उनकी अभिरुचि का पता लगेगा, उनका मूल्यांकन में यह पता लगेगा कि कौन से प्रकार के छात्र कौन से प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनकी कमियों का निवारण करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। तो यह बात करें किसकी? परीक्षण की सार्थकता की, तो इसमें मूल्यांकन के सभी प्रकार के प्रश्नों एवं सभी स्तर के प्रश्नों को परीक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है? इसमें मूल्यांकन जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, इसमें मूल्यांकन के सभी प्रकार के प्रश्नों एवं सभी स्तर के प्रश्नों को परीक्षण में क्या किया जाना चाहिए? शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं हर तरह के, मतलब यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न भी होंगे, लघुत्तरात्मक भी होंगे, निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे, तो हर प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा? हर प्रकार के स्तर के प्रश्नों का छात्रों में परीक्षण होगा, और परीक्षण होगा तो फिर उस परीक्षण में जितनी सार्थकता होगी उसको ही क्या माना जाएगा? सार्थक माना जाएगा। कितने लोग उसमें मतलब सार्थक है, उसको सफल करने में सार्थक है, उद्देश्य की प्राप्ति में सार्थक है, तो वही क्या माना जाता है? सार्थक परीक्षण माना जाता है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक एवं सरल, औसत, कठिन, इन सभी तरह के प्रकारों को मिला करके प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे सरल प्रश्न, फिर उससे थोड़े कठिन प्रश्न, फिर और कठिन प्रश्न, और एक बहुत कठिन प्रश्न। फिर वहाँ क्या होता है कि लगभग 30% आप जैसे मान लो रिट के एग्जाम देने वाले हैं या और कोई अन्य एग्जाम देने वाले हैं, तो उस एग्जाम में क्या होता है कि 30% के लगभग प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं सभी छात्रों को आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं उन सबको आते हैं। तो 30% प्रश्न तो लगभग सबके समान से होते हैं, जिनको थोड़ा बेसिक नॉलेज होता है उस आधार पर वो लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद में 20% प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा बहुत जो पढ़ के जाते हैं उन लोगों को आते हैं।
फिर उसके बाद के 30% जो प्रश्न होते हैं वो जिन्होंने की अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छी मेहनत करी थी, जिनका मेहनत का स्तर अच्छा रहा है, उन लोगों को आते हैं। और अंतिम 10% या 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो किन्हीं लोगों को, बहुत कम लोगों को, यूँ समझिए 1% लोगों को ही आते हैं, जिनमें से भी 10% ही प्रश्न आते हैं उनको भी। हर एक प्रश्न हर एक विद्यार्थी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर सभी के स्तर की जांच करने के लिए सभी प्रकार के प्रश्नों को वहाँ परीक्षा में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, छात्र के सार्थकता का परीक्षण होता है। कोई भी एग्जाम देना उसकी जांच होती है, जांच में जो व्यक्ति सफल होता है तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, और जो सफल नहीं होता है तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर एक बार सफल नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको अगर अभिप्रेरित होता है उस चीज से कि मेरे में ये कमियां रह गई, और उन कमियों को सुधार करने के लिए वह नए सिरे से फिर से प्रयास करता है, तो फिर सफल हो ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी एग्जाम हो, जो भी परीक्षा हो, जो भी परीक्षा का पैटर्न होना चाहिए, उस परीक्षा में छात्रों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर सरल, औसत, सरल का मतलब सरल प्रश्न, औसत प्रश्न एवं कठिन, इन सभी तरह के प्रकारों को मिला करके प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो व्यवहारिक परीक्षा में यानी ऐसा परीक्षण होना चाहिए जिसमें अंक सरलता से प्राप्त हो और अंकों का योग भी सरल हो। दूसरा, स्पष्ट प्रकार का क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, और एक परीक्षण की सार्थकता भी होनी चाहिए। अब हम बात करें मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, ये क्यों किया जाता है, इससे क्या फायदा होता है, किस प्रकार के उद्देश्य हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्यों की बात करें तो छात्र की भाषा संबंधी गुण दोषों का ज्ञान करना, छात्र की भाषा संबंधी गुण दोषों का ज्ञान करना, छात्र की कठिनाई का ज्ञान कर उपचारात्मक शिक्षण देना। मूल्यांकन के उद्देश्यों की बात करें तो छात्र की जो भाषा संबंधी गुण दोष है उनका ज्ञान करना, यानी छात्र की भाषा से संबंधित जो भी गुण हैं, जो भी दोष हैं, उन दोषों का क्या करना, निवारण करना, और निवारण करके उनको गुणों के प्रति उनको ज्ञान देना। तो क्या हो गया, छात्र की भाषा संबंधी गुण दोषों का ज्ञान करना, छात्र की कठिनाई का ज्ञान कर उपचारात्मक शिक्षण देना। अब छात्र में जो कमियां रह गई, उन कमियों को सुधार या उन कमियों में सुधार लाने के लिए अब अध्यापक क्या करता है कि पहले उसका निदान करता है, ढूंढता है कमियां क्या क्या है, और जब कमियों को ढूंढता है तो फिर उसको उपचार किया जाता है। उपचार का मतलब उन कमियों का निवारण करने के लिए उपचारात्मक रूप से उसको शिक्षणार्थ अर्थात शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। बात करें किसकी, कि छात्र की कठिनाई का ज्ञान कर उपचारात्मक शिक्षण देना। शिक्षण पद्धति व प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार व उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण। शिक्षण जो पद्धति है उस शिक्षण पद्धति का बात करें तो शिक्षण की जो पद्धति व प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार व उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का कार्य करना। शिक्षण की जो भी पद्धति है, जो तरीका है, टाइप्स है, उसको प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार करके उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का कार्य करना। ठीक है, तो शिक्षण पद्धति व प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार व उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का कार्य करना। एक है छात्र की बौद्धिक उपलब्धि, बुद्धि का जो उपलब्धि है उसका परीक्षण करना, और सर्वांगीणता का विकास, सर्वांगीण विकास करना। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण क्या करना चाहिए, विकास। छात्र के व्यक्तित्व का व्यक्तित्व के साथ ही उसके सर्वांगीण विकास भी हो, इसके लिए सबसे पहले उसके बुद्धि का क्या किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए। बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए बौद्धिक परीक्षण होता है वो है करना चाहिए। उसके बाद में जैसी उसकी बौद्धिक यानी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अनुसार उसका क्या करना चाहिए, सर्वांगीण विकास। तो छात्र की सबसे पहले बौद्धिक यानी बुद्धि का उपलब्धि का परीक्षण होगा, और उसकी बुद्धि लब्धि का परीक्षण होने के बाद में उसका क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास करने के लिए उसके प्रकार से अनेक प्रकार की प्रविधियों या विधियों का सहारा लेकर के अध्यापक को शिक्षण का कार्य करना चाहिए। देखिए, इन उद्देश्यों के बाद हम प्रारंभ करते हैं मूल्यांकन। जो मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन कैसा कैसा होता है, तो मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पाठांतर्गत, यानी पाठ के अंतर्गत ही होता है, और एक पाठोपरांत, पाठोपरांत यानी पाठ के पश्चात। मूल्यांकन दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तो होता है पाठ के अंतर्गत और एक होता है पाठ के बाद में।
यानी कि शिक्षण के साथ साथ जैसे पाठ पढ़ाया बीच बीच में प्रश्न भी पूछते रहना। अब आपसे पूछ लिया मान लो कि भैया मूल्यांकन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से, तो ये हो गया बीच बीच में प्रश्न पूछना। और एक होता है अंत में, जैसे पाठ का कार्यक्रम पूरा हुआ उसके बाद में प्रश्न पूछना। जैसे पूरा कंप्लीट आपने पाठ करवा दिया, पाठ करवाने के बाद उससे क्या करना, शिक्षण के पश्चात प्रश्नों का पूछा जाना। देखिए मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो एक होता है पाठांतर्गत और एक होता है पाठोपरांत। ठीक है, तो शिक्षण के साथ साथ यहाँ क्या होता है, शिक्षण के साथ साथ जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ के साथ साथ ही यहाँ क्या किया जाता है, छात्र का मूल्यांकन करवाया जाता है। यहाँ वाचन, उच्चारण, वाक्य प्रयोग, बोध प्रश्न आदि सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अध्यापक क्या करता है, वाचन करवा लेता है उससे, उच्चारण के बारे में जानकारी ले लेता है, वाक्य में उनके प्रयोग करवा लेता है, कभी बोध प्रश्न पूछ लेता है। तो यानी पाठ के साथ साथ ही अध्यापक शिक्षण का कार्य करवाता है, अर्थात मूल्यांकन के कार्य भी करवाता है। एक होता है पाठोपरांत। पाठोपरांत का मतलब पाठ के उपरांत, उपरांत का मतलब होता है बाद में, अर्थात जैसे ही शिक्षण का कार्य हुआ और शिक्षण के कार्य के पश्चात पूछे जाने वाले प्रश्न। तो अध्यापक यहाँ क्या करता है, अपने शिक्षण में छात्र की जांच करने के लिए, उसके निदान को जानने के लिए, उस उपचार के कार्य के लिए वह क्या करता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है। सबसे विश्वसनीय प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार से ली गई जो परीक्षा होती है उसमें क्या होती है, यहां विश्वसनीय होती है, क्योंकि जो छात्र है उस छात्र की जांच करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अगर उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करके अगर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से पूछा जाता है तो उसके स्तर को जानने के लिए यहाँ प्रश्नों का जो प्रकार होता है वह कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ। अगर उसमें फिर भी वो बार बार से सफल होता है तो इसका मतलब विश्वसनीय परिणाम आते हैं। शिक्षण के पश्चात देखो क्या किया जाना चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए या लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न, और तीसरे होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तीसरे कौन से हो गए, निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक तो हो गया पाठांतर्गत, एक हो गया पाठोपरांत। पाठ के साथ साथ यानी शिक्षण के साथ साथ ही प्रश्न पूछना, यहाँ वाचन से संबंधित, उच्चारण से संबंधित, वाक्य में प्रयोग से संबंधित या बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है पाठोपरांत यानी शिक्षण के पश्चात पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न या लघुत्तरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मूल्यांकन के क्षेत्र की बात करें, यह मूल्यांकन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, मूल्यांकन का क्षेत्र यानी मूल्यांकन कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के क्षेत्र की बात करें तो एक है शारीरिक विकास में, यानी व्यक्ति के शारीरिक विकास, उसके शारीरिक विकास के आधार पर ही मूल्यांकन का कार्य होना चाहिए। उसका शारीरिक विकास कैसा है, सामाजिक विकास और एक होता है शैक्षिक उपलब्धि। शारीरिक विकास, मूल्यांकन क्षेत्रों की बात करूं तो मूल्यांकन क्षेत्र कौन कौन से, एक तो शारीरिक विकास से संबंधित है, एक सामाजिक विकास, उसका सोशल डेवलप कैसा है, इसका शैक्षिक उपलब्धि कैसी है, उसकी मानसिक या बौद्धिक विकास कैसा है, और उसका चारित्रिक विकास और एक कौशल की उपलब्धि। मूल्यांकन के क्षेत्र की बात करें तो जो मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन 6 प्रकार से हो सकता है। शारीरिक विकास के आधार पर, सामाजिक विकास के आधार पर, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, मानसिक या बौद्धिक विकास के आधार पर, चारित्रिक विकास के आधार पर और कौशल उपलब्धि के आधार पर। क्षेत्रों की बात हो गई, कौन कौन से, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक या बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास और कौशल उपलब्धि। कौशल की उसकी कितनी उपलब्धि है, यानी स्किल्स की जो कितनी उपलब्धि है, भाषा के जो भी कौशल हैं या उसको सीखने का जो कौशल है वो कैसा है, इस प्रकार के क्या होने चाहिए, क्षेत्र होते हैं। यानी व्यक्ति के शरीर के आधार पर भी क्या किया जाता है, मूल्यांकन का कार्य करता है कि उसका शारीरिक, इसका सामाजिक स्तर कैसा है, इसका शैक्षिक स्तर कैसा है, उसका मानसिक स्तर या बौद्धिक जो बुद्धि का स्तर कैसा है, उसका चारित्र का स्तर कैसा है, या कौशल की उपलब्धि कैसी है, उस आधार पर भी मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। विशेष बात देखिए थोड़ा, मूल्यांकन की नवीन विचारधारा 3 आधारों पर आधारित है। कितने आधारों पर आधारित है, 3।
नवीन विचारधारा की बात हो रही है, यहाँ प्राचीन विचारधारा की बात नहीं हो रही, नवीन विचारधारा। तो मूल्यांकन की जो नवीन विचारधारा है 3 आधारों पर आधारित है। कितने आधारों पर आधारित है? 3 आधारों पर आधारित है। और उनकी बात करें, एक तो शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक का मतलब यहाँ होता है शिक्षा में उसने कितने उद्देश्यों की प्राप्ति करी है। तो पहला कौन सा हो गया? शैक्षणिक उद्देश्य। दूसरा है शैक्षिक अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन। और तीसरा है विधियां। विधि का मतलब होता है मेथड। शैक्षणिक उद्देश्य, दूसरा है शैक्षिक अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन, और तीसरा है विधियां। तो मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो मूल्यांकन की नवीन विचारधारा की 3 आधारों पर आधारित है। पहली है शैक्षणिक उद्देश्यों में, तो शैक्षणिक उद्देश्य में उसके मतलब पूर्ति हो रही है कि नहीं, शैक्षिक उसके क्या अनुभव है और व्यवहारिक परिवर्तन है या नहीं है, और एक होती है उसकी विधियां। अब हम बात कर रहे हैं मापन। उनको जांचने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? मापन का सहारा लिया जाता है। देखिए, शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन, और विधियां। मापन, अब बात कर रहे हैं किसकी? मापन की। तो मात्रात्मक मूल्य या परिमाण देने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन का मतलब जांच करना। अब जांच करने के लिए क्या करता है? मापन का कार्य किया जाता है। मापन का मतलब उसको जांचना है। तो जांचने के लिए यहाँ मात्रात्मक मूल्य की कितनी मात्रा, यानी किस आधार पर इसका कितना मूल्य है, कितना अर्जित किया है, मात्रात्मक मूल्य या परिमाण देने की प्रक्रिया को, उसका जो अंतिम परिमाण होता है, अंतिम परिणाम होता है, उस परिणाम को देने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यह मापन की जो प्रक्रिया है वो एकांगी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एकांगी, एक अंग वाली प्रक्रिया। मापन क्या होता है कि मात्रात्मक मूल्य या परिणाम को देने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अब यह जो मापन का कार्य होता है वो एकांगी होता है। कैसा होता है? एकांगी, यानी मात्रात्मक मूल्य या परिणाम देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और मापन की जो प्रक्रिया होती है वो एकांकी होती है। तो इसका मतलब मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक तो होता है मापन और एक होता है मूल्यांकन। कईयों के मन में ये चलता है मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है। मापन का मतलब मापना, जांचना, और मूल्यांकन मूल्य का अंकन करना। देखो, जो मापन जो होता है ना, उस मापन की बात करो। मापन सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन में निश्चित भविष्यवाणी असंभव है कि व्यक्ति का मापन ऐसे नहीं हो सकते कि यह ऐसा है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य और एक है वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। मापन का जो कार्य वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन सीमित व निश्चित अवधि की प्रक्रिया है। सीमित समय पर हो सकता है, एक निश्चित अवधि की प्रक्रिया है। मूल्यांकन का व्यापक क्षेत्र होता है। क्षेत्र की बात करें तो मूल्यांकन कैसा? व्यापक हो, हर एक क्षेत्र में मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन के आधार पर निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन करने के लिए पहले क्या किया जाना चाहिए? मापन किया जाना चाहिए। देखिए, एक तो है मापन और एक है मूल्यांकन। दोनों में कितनी डिफरेंस है, कितनी विभिन्नता है, इनकी देखो बात करते हैं। एक होता है मापन, एक होता है मूल्यांकन। मापन की बात करें तो सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मापन तो क्या है? लगातार व निरंतर का मतलब लगातार, ये सतत का मतलब भी लगातार। तो सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मापन होती है। जबकि मूल्यांकन क्या होता है? सीमित व निश्चित अवधि की प्रक्रिया है। सीमित इसलिए है कि जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंतर्गत ही यह कार्य होता है। अच्छा, निश्चित अवधि की एक प्रक्रिया है। बात करें मापन की, मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। मापन का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। मूल्यांकन का जो कार्य होता है व्यापक क्षेत्र पर किया जा सकता है, अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है। जबकि मापन का कार्य यहाँ किया जाता है केवल सीमित क्षेत्र में किया जा सकता है। मापन के आधार पर निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। किसी का मापन करके उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन के द्वारा निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है।
तो यहाँ तो भविष्यवाणी क्या होती है, असंभव होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, संभव होती है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक नहीं हो सकता, अर्थात मापन के कार्य के बाद ही मूल्यांकन का कार्य हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मापन नहीं होगा तो मूल्यांकन का कार्य भी वैज्ञानिक नहीं माना जाएगा, जबकि मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन के लिए मापन होना पहले अनिवार्य है, जब मापन होगा तभी क्या होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक होता है मापन, मापन की बात करें तो मापन का मतलब मात्रात्मक मूल्य या परिणाम देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। कि उसकी मात्रात्मकता को जानने के लिए और एक अंतिम परिणाम देने के लिए जिसके द्वारा जांच की जाती है उसे कहते हैं मापन। मापन एक एकांगी प्रक्रिया है। और इसका मतलब फिर मूल्यांकन क्या है, तो मूल्य का अंकन करना मूल्यांकन है। इनकी बात करें उनमें क्या अंतर है, तो यह मापन जो होती है सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि मूल्यांकन सीमित व निश्चित अवधि की प्रक्रिया होती है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जबकि मूल्यांकन में निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य असंभव होता है, अर्थात वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, जबकि मूल्यांकन के लिए मापन का होना बहुत अनिवार्य है। देखिए अब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक और लिखित परीक्षा। संस्कृत भाषा में शिक्षण में मौखिक और लिखित परीक्षा। संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विधियां, और मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो मूल्यांकन की प्रविधियों के प्रमुखतः दो भाग होते हैं। हेडिंग की बात करें यहां देखना, एक होता है संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक और लिखित परीक्षा। दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, एक तो होती है मौखिक, आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान होगा कि परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो लिखित परीक्षा होना, एक होता है मौखिक परीक्षा होना। जैसे आज का इंटरव्यू वगैरह में तो मौखिक परीक्षा होती है, और जो एग्जाम में आप बैठते हैं उसे कहते हैं लिखित परीक्षा। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो यहाँ जो विधियाँ होती है उन विधियों के आधार पर मूल्यांकन की प्रविधियों को प्रमुखता दो भाग है। मूल्यांकन की विधियों के प्रमुखता दो भाग है। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक भाग का नाम है परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां, और एक है गुणात्मक प्रविधियां। पहली विधि का नाम है परिमाणात्मक और दूसरे का नाम है गुणात्मक। परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां है और दूसरा नाम है गुणात्मक प्रविधियां। परिमाणात्मक और गुणात्मक। संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक और लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ जो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की जो विधियां हैं उन विधियों को प्रविधियों के माध्यम से दो भागों में बांटा गया है, जिसका एक नाम है परिमाणात्मक, परिमाण तक पहुंचना, और एक होता है उसका गुणात्मक, गुणात्मक देखना। परिमाणात्मक को जो होता है संख्यात्मक प्रविधियों के माध्यम से होता है, जबकि गुणात्मक प्रविधियां होती है। देखिए विशेष बात करें तो शिक्षण विधियां पाठ प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आकर्षक, रोचक एवं प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक जिन जिन तकनीकों व युक्तियों का सहारा लेता है वे शिक्षण विधियां कहलाती है। कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं? कि पाठ प्रस्तुतिकरण के समय, हम पहले चर्चा कर चुके हैं शिक्षण विधियों में इस बारे में कि अध्यापक क्या करता है कि पाठ को प्रस्तुत करते समय, जैसे अध्यापक क्या करता है, प्रस्तावना से प्रश्न पूछता है, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन कहता है, उद्देश्य कथन के बाद में विषय को उपस्थित करता है या पाठ को प्रस्तुत करता है। तो प्रस्तुतिकरण में क्या करता है अध्यापक? शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया को आकर्षक, रोचक व प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जिन तकनीकियों का या जिन युक्तियों का सहारा लेता है वे सभी शिक्षण विधियां कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षण विधियां कहलाती है। तो इसका मतलब यह है कि ध्यान रखना कि शिक्षण की जो विधियां होती है यानी पाठ प्रस्तुत करते समय शिक्षक के द्वारा शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया को आकर्षक, रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जिन जिन तकनीकी या युक्तियों का सहारा लेता है वे सभी शिक्षण विधियां कहलाती है।
छात्रों में उसके प्रति रुचि जागृत हो, छात्र उसके प्रति कम्युनिकेशन बना रहे, संप्रेषण बना रहे, लगातार उन छात्र के मध्य और अध्यापक के मध्य संप्रेषण होता रहे। इसलिए शिक्षक क्या करता है, शिक्षण विधियों के माध्यम से अपने पाठ को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। एक होती है शिक्षण की प्रविधियां। क्या होती है, प्रविधियां। तो यहाँ प्रविधियों की बात करें, एक होती है प्रविधियां, एक होती है विधियां। प्रविधियां क्या होती है, इस शिक्षण विधियों की सहायता के लिए अध्यापक अपनी जो विधियों का जिन विधियों के द्वारा पाठ को पढ़ा रहा है, उन विधियों की सहायता के लिए कुछ अन्य सहायक तकनीकों या युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें शिक्षक प्रविधियां कहते हैं। इन शिक्षण विधियों को समझाने के लिए जिन युक्तियों का सहारा लेता है, जिन अन्य प्रविधियों का सहारा लेता है, अन्य सहायक तकनीकों का सहारा लेता है, उन सभी विधियों को क्या कहते हैं, प्रविधियां कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रविधियां कहते हैं। देखिए एक बार ये विशेष अलग से बात है, थोड़ा ध्यान रखना। एक तो होती है शिक्षण विधियां, ये अध्यापक पाठ को प्रस्तुत करते समय जिन युक्तियों का सहारा लेता है उसे तो कहते हैं शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियों की सहायता के लिए कुछ अन्य सहायक तकनीकी या युक्तियों का जो सहारा लेता है उसे कहते हैं प्रविधियां। तो शिक्षण अपने कार्य को संपादित करने के लिए पहले शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, और उन शिक्षण विधियों को भी प्रभावी बनाने के लिए अन्य सहायक तकनीकी या युक्तियों के माध्यम से अध्यापक क्या करता है, अपने शिक्षण के कार्य को प्रारंभ करता है, और उन्हीं शिक्षण व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं, प्रविधियां कहते हैं। देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विधियों को दो भागों में बांटा था हमने, परिमाणात्मक व गुणात्मक। परिमाणात्मक में गुणात्मक। तो अब हम जो आगामी हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में इन विधियों को परिमाणात्मक या गुणात्मक के आधार पर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के चर्चा करेंगे, और उसी के साथ हमारी जो संस्कृत का जो शिक्षण कार्यक्रम था उसको हम समाप्त करेंगे।